फिल्मी खबरची जागरण पॉडकास्ट। Stay tuned. हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का फिल्मी खबरची और मैं आपकी फिल्मी खबरची यानी कि शताक्षी आज आपके लिए फिर से लेकर आ गई हूँ एंटरटेनमेंट का डोज। तो एंटरटेनमेंट की इस बुलेटिन में आज आपको क्या क्या बताने वाली हूँ, फटाफट से पहले ये जान लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगी मैं कि आलिया भट्ट पर कंगना रनौत ने निशाना साधा है क्योंकि उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था। इसको लेकर कंगना ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर आप भी शायद हंस पड़ेंगे। इसके अलावा अनीस बज़्मी भूल भुलैया 3 की शूटिंग के लिए कोलकाता के एक कब्रिस्तान पहुंच गए हैं और यहीं पे कार्तिक आर्यन का सामना चुड़ैल से होने वाला है। क्या है ये पूरी खबर, आपको बताएंगे। इसके अलावा करीना कपूर वीरे दी वेडिंग के सीक्वल को लेकर आ रही हैं, उनकी तैयारी चल रही है, इसके बारे में भी बताएंगे। वही खबर भैया हॉलीवुड से भी है और खबर ये है कि लेडी गागा ने शायद गुपचुप तरीके से शादी कर ली है और सोशल मीडिया पर सिंगर की कुछ तस्वीरें वायरल हुई हैं। क्या है इनका पूरा सच, इसके बारे में भी बताएंगे। वही एपिसोड को अंत तक सुनेंगे तो आपको मैदान का रिव्यू भी मैं सुनाऊंगी, आपको बताऊंगी कि मैदान आखिर कैसी रही। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। बात कर लेते हैं आलिया भट्ट की। कंगना रनौत इन दिनों फिल्म को लेकर नहीं बल्कि राजनीति के कारण खबरों में छाई हुई हैं। एक्ट्रेस 2024 लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश के मंडी से चुनाव लड़ने वाली हैं। हालांकि अभी भी कंगना रनौत का बॉलीवुड से लगाव शायद कम नहीं हुआ। कंगना रनौत अक्सर फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को लेकर बात करती रहती हैं। अब एक बार फिर उन्होंने इस बहस को शुरू कर दिया है और आलिया भट्ट पर निशाना साधा है। इस बार कंगना ने एक्ट्रेस को राष्ट्रीय पुरस्कार यानी कि नेशनल अवार्ड मिलने पर ट्रोल कर डाला। कंगना रनौत चुनाव को लेकर मीडिया की नजरों में बनी हुई हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने टाइम्स नाउ को एक इंटरव्यू दिया और बातचीत के दौरान उन्होंने बिना नाम लिए आलिया को नेशनल अवार्ड मिलने पर कटाक्ष किया। सवाल उनसे राजनीति को लेकर किया गया था, लेकिन बात करते करते वो पहुंच गई बॉलीवुड तक। कंगना से इंटरव्यू में पूछा गया कि राहुल गांधी को लेकर उनकी क्या राय है। अब जवाब देते हुए एक्ट्रेस ने कहा, मैं उन्हें वैसे ही देखती हूँ जैसे फिल्म इंडस्ट्री का राजा बेटा। जैसे वहाँ उन्होंने बेटी के अवार्ड दे दिए कि कंगना को सारे अवार्ड्स मिल गए हैं, मुझे भी चाहिए। अब इस बार सारे अवार्ड्स उसको दो, नाराज हो गई है ये। मैं ऐसे ही देखती हूँ राहुल गांधी को। कंगना रनौत से ये भी पूछा गया कि क्या बॉलीवुड से किसी ने उन्हें राजनीतिक करियर की शुरुआत करने के लिए शुभकामनाएं दी। इस पर एक्ट्रेस ने कहा, ऐसा नहीं है, बॉलीवुड से भी लोग मेरे लिए खुश हैं। ये बात अलग है कि हम जो राष्ट्रवादी लोग हैं हम 10-15 साल पहले शुरू करते हैं, लेकिन जो नेपो माफिया है उनका अच्छा खासा सेटअप है तो वो लोग हमें दबाने में कामयाब हो जाते हैं। वेल, कंगना का बॉलीवुड पर ये तंज चलता ही रहता है। हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 साल 2022 की मोस्ट एंटरटेनिंग फिल्म साबित हुई थी। आप सबने भी देखी होगी। अब भूल भुलैया 3 से एक बार फिर से वो रूह बाबा बनकर कॉमेडी स्टाइल में भूत भगाने के लिए तैयार हैं। फिल्म की शूटिंग को शुरू हुए 1 महीने हो चुके हैं। भूल भुलैया 3 कार्तिक आर्यन की बिग बजट अपकमिंग फिल्म है। मूवी में विद्या बालन और तृप्ति डिमरी की एंट्री पक्की हो चुकी है। दोनों ने शूटिंग भी शुरू कर दी है। डायरेक्टर अनीस बज़्मी इस मूवी के सीन्स को सिर्फ मुंबई में ना फिल्माकर इंडिया के अलग अलग लोकेशंस पर शूट करेंगे। अब फिल्म से जुड़ी एक अपडेट सामने आई है। बॉलीवुड हंगामा में मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी कि अनीस बज़्मी फिल्म की शूटिंग मुंबई के अलावा कोलकाता और फिर कुछ बाकी लोकेशंस पर भी करेंगे। अब हाल फिलहाल में अनीस बज़्मी पूरी टीम के साथ कोलकाता पहुंचे। डायरेक्टर का पैर टूटा है लेकिन शूट जारी रखते हुए अनीस बज़्मी कोलकाता पहुंच चुके हैं और खबरों की माने तो भूल भुलैया 3 की शूटिंग एक कब्रिस्तान में होगी। इसके लिए अनीस बज़्मी ऐसी ही जगह खोज भी रहे हैं जो व्यूअर्स को डर के साथ रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्सपीरियंस दे। कार्तिक आर्यन भी अगले शूट के लिए कोलकाता पहुंच चुके हैं। भूल भुलैया 3 में कार्तिक आर्यन रूह बाबा के रोल में ही रहेंगे तो विद्या बालन मंजुलिका बनकर लौट रही हैं। भूल भुलैया 1 में भी मंजुलिका बनकर वो आई थी और लोगों को उन्होंने बहुत एंटरटेन किया था एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि अब भूल भुलैया 3 में भी वो मंजुलिका बनकर आ रही हैं। एक्ट्रेस ने फिल्म के फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कैरेक्टर ऑलरेडी प्ले किया था एंड वी लव्ड इट। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात कर लेते हैं करीना कपूर खान की। जी हाँ, करीना कपूर खान आज के समय में उन एक्ट्रेसेस में शुमार हैं जो एक फिल्म की जिम्मेदारी अपने कंधों पर बखूबी उठाती हैं। वीरे दी वेडिंग के बाद करीना की फिल्म क्रू बीते महीने 29 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उनके साथ तब्बू और कृति सेनन मेन लीड रोल में थी। क्रू ने सिनेमाघरों में आते ही शैतान का पूरा बिजनेस खत्म कर दिया। करोड़ों में कमाई करने वाली शैतान का कलेक्शन लाखों में आ गिरा था। जब भी कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस करती है तो मेकर्स तुरंत ही उसके सीक्वल में भी जुट जाते हैं। अब हाल ही में करीना कपूर की वीरे दी वेडिंग के बाद मेकर्स उनके करियर की सबसे सफल फिल्मों में से एक का सीक्वल लेकर आ रहे हैं।
बीते साल ही वीर द वेडिंग के सीक्वल की खबरें सामने आई थीं। अब तक ये फिल्म पर्दे पर नहीं आई है कि निर्माता रिया कपूर ने उनकी हालिया रिलीज हुई फिल्म क्रू के सीक्वल की भी अनाउंसमेंट कर दी है। उन्होंने हाल ही में वैरायटी मैगजीन से खास बातचीत में फिल्म के सीक्वल पर बात की। रिया कपूर ने बताया कि वैसे तो उन्हें फिल्म का सीक्वल बनाने से डर लगता है, पर वो इस पर जरूर काम करेंगी। हम बढ़ते अगली खबर की तरफ और बात करते हैं लेडी गागा की। अमेरिकन सिंगर, सॉन्ग राइटर और एक्ट्रेस लेडी गागा का बच्चा दीवाना है। मतलब मैं आप हर कोई लेडी गागा के फैन है। 38 साल की लेडी गागा अपने प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं और अब सिंगर से जुड़ी एक और अपडेट सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि उनकी सगाई हो गई है और जल्दी वो शादी करने जा रही हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि उनकी वायरल फोटोज बोल रही हैं जिसमें उन्होंने एंगेजमेंट रिंग पहनी हुई है। लेडी गागा का नाम पिछले काफी समय से एंटरप्रेन्योर माइकल पोलांस्की से जुड़ रहा है। ये कपल एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ऐसे में खबर है कि इन दोनों की सगाई हो गई है। सोशल मीडिया एक्सपर्ट लेडी गागा की फोटो वायरल हो रही है जिसमें उनके हाथ में एक सगाई की रिंग नजर आ रही है। इस दौरान सिंगर ऑल ब्लैक आउटफिट में नजर आ रही हैं। चेहरे पर काला चश्मा, पैरों में हाई हील्स कैरी करके लेडी गागा बहुत ही अमेजिंग लग रही हैं। कोट की बाजू से उनका हाथ हल्का सा झलक रहा है जिसमें बड़ी सी डायमंड रिंग ने सारी लाइमलाइट चुरा ली। हालांकि अभी तक एक्ट्रेस की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। बता दें कि लेडी गागा ने कभी शादी नहीं की, हालांकि उनकी 2 बार सगाई हो चुकी है। 2011 में उन्होंने शिकागो के फायर स्टार टेलर किन्नी के साथ डेटिंग शुरू की, जिन्होंने उनके गाने UNI के वीडियो में उनके साथ एक्टिंग भी की थी और कपल ने वैलेंटाइन डे 2015 पर सगाई भी कर ली थी। इस मौके पर किन्नी ने गागा को दिल के आकार की अंगूठी पहनाई थी, लेकिन 2 साल बाद दोनों अलग हो गए थे। इसके बाद उन्होंने हॉलीवुड टैलेंट एजेंट क्रिश्चियन कैरिनो को डेट किया। ये रिश्ता भी ज्यादा दिन तक नहीं चला और फिर साल 2019 की शुरुआत में उनका ब्रेकअप हो गया। नाउ शी सेटल्ड। अब शायद उन्होंने दोबारा से एंगेजमेंट कर ली है एंड वी होप कि उनका रिश्ता लंबा चले। बढ़ते आगे और बात करते हैं मैदान की। मैंने आपसे कहा था कि मैं इसका रिव्यू आपको बताऊंगी। देखिए, मैदान में एक डायलॉग है कि फुटबॉल पूरी दुनिया में ऐसा खेल है जिसमें किस्मत हाथों से नहीं पैरों से लिखी जाती है। साल 1962 के एशियन खेलों में भारतीय फुटबॉल टीम के फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर इसे साबित भी किया गया था। साल 1950 से 1963 तक इंडियन फुटबॉल टीम के कोच रहे सैयद अब्दुल रहीम के नेतृत्व में टीम को ब्राजील ऑफ एशिया का दर्जा मिला था और उन्हीं की जिंदगी पर यह फिल्म मैदान बनी हुई है। फिल्म की कहानी क्या है, सबसे पहले तो वो बताते हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है साल 1952 में नंगे पैर यूगोस्लाविया के साथ खेल रही भारतीय फुटबॉल टीम से हार हो जाती है। बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी की। देखिए, कहानी की शुरुआत साल 1952 में नंगे पैर यूगोस्लाविया के साथ खेल रही भारतीय फुटबॉल टीम की हार हो जाती है और इसका सारा ठिकरा कोच सैयद अब्दुल रहीम पर फोड़ दिया जाता है। वो इस हार का सही कारण बताते हैं और कहते हैं कि साल 1956 में मेलबर्न में होने वाले ओलंपिक के लिए वो टीम को खुद चुनेंगे। सिकंदराबाद से लेकर कोलकाता, मुंबई, पंजाब तक खुद जाकर वो खिलाड़ियों को चुनते भी हैं। ओलंपिक में टीम 4थे नंबर पर पहुंच जाती है। साल 1960 में ओलंपिक में हार के बाद फुटबॉल फेडरेशन उन्हें कोच के पद से हटा देता है। फेफड़ों के कैंसर से जूझ रहे सैयद अब्दुल करीम दोबारा 1962 के एशियन खेलों के लिए कोच के पद पर लौटते हैं और उसके बाद ही पूरी कहानी है। अब फिल्म का स्क्रीन प्ले कैसा है वो भी बता देती हूँ। देखिए, खेल पर बनी चुनिंदा फिल्मों में शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी चक दे इंडिया। वो बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत इफेक्टिव फिल्म थी। मैदान उसे टक्कर देती है और उसके डायरेक्टर अमित रविंद्रनाथ शर्मा ईद पर रिलीज होने वाली इस फिल्म से दर्शकों को ईदी भी देने वाले हैं। उन्होंने सिनेमा हॉल को स्टेडियम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अतीत में हो चुके मैच का परिणाम पता होते हुए भी उन्हें देखने का रोमांच जो है वो बना रहता है और इसका श्रेय फिल्म के सिनेमेटोग्राफर तुषार कांति राय, फ्योडर लायस, तसदुक हुसैन और क्रिस्टोफर रीड को जाता है। वो मैदान के अंदर फुटबॉल खेलते हुए शॉट ले आए हैं जिससे लगता है कि आप खुद मैदान में बैठे हुए हैं। इंटरवल से पहले फिल्म थोड़ी सी धीमी आपको लगेगी, खासकर खिलाड़ियों के जो चुनाव वाले दृश्य हैं जिसमें जहां पर अजय देवगन जाके इन प्लेयर्स को सेलेक्ट करते हैं, वो पार्ट आपको हल्का सा धीमा लग सकता है। साल 1956 के ओलंपिक खेलों में जाने से पहले कोच के साथ खिलाड़ियों की बातचीत या फिर ट्रेनिंग वाला दृश्य ना होना थोड़ा सा खलता है। हालांकि अमित ने ये सारी कमियां दूसरे हिस्से में दूर कर दी हैं। इंटरवल के बाद कोच के साथ फुटबॉल की ट्रेनिंग से लेकर अंत में ड्रेसिंग रूम के अंदर कोच का टीम को हौसला देने वाला डायलॉग भी है जो कि आपको वाकई में चक दे इंडिया की याद दिलाएगा। फिल्म की लिखाई में सैयद अब्दुल रहीम का इंडियन फुटबॉल टीम को विश्व स्तरीय टीम बनाने का सपना, उनके लिए फेडरेशन से लेकर राजनेताओं तक जद्दोजहद, खेल में क्षेत्रवाद का मुद्दा और मुख्य फुटबॉल के मैचेस,
उन दिनों होने वाली कमेंट्री, उस दौर से उभरते अमेरिकी गायक एल्विस प्रेस्ली का जिक्र, जकार्ता में ओलंपिक के फाइनल से पहले भारतीय टीम पर हुआ हमला, उसके पीछे का कारण और खेल के बीच में कमेंटेटर का मिल्खा सिंह का स्वर्ण पदक जीतने की बात बताना उस दौर से लेकर की गई रिसर्च की गहराई दर्शाता है। यानी कि बहुत अच्छी खासी रिसर्च के बाद इस फिल्म को बनाया गया है। और मुंबई के मड आइलैंड में बना स्टेडियम का सेट किसी वर्ल्ड क्लास स्टेडियम से कम नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी। मतलब शूटिंग मुंबई में हुई है लेकिन वर्ल्ड क्लास स्टेडियम लग रहा है, कमाल। 1950 से 1963 के कालखंड को पर्दे तक पहुंचाने का श्रेय प्रोडक्शन डिजाइनर, खयाती कंचन और कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट को पूरा जाता है। कास्टिंग डायरेक्टर्स की सराहना करनी बिल्कुल बनती है, जो पीके बैनर्जी, चुन्नी गोस्वामी, तुलसीदास बलराम और जर्नैल सिंह खिलाड़ियों जैसे हूबहू दिखने वाले कलाकार फिल्म में ले आए हैं। ये कलाकार अभिनय भी कमाल का कर लेते हैं। ओवरऑल फिल्म की रेटिंग काफी अच्छी है और इस फिल्म को रेट किया जाए तो 3.5 इसको रेटिंग दी जाएगी आउट ऑफ 5। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो फिल्म अच्छी होने वाली है। आप फटाफट से जाके इसे अपने नियरेस्ट सिनेमा हॉल्स में देख सकते हैं। आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में एंटरटेनमेंट की कुछ और डोज के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का फिल्मी खबरची।